वेलकम टू सिलेबस रीडर। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2023-24 की। यूनियन बजट 2023-24 को हम देखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की, जिसकी कैसे बजट लाया जाता है, कैसे उसे पारित किया जाता है और कैसे आपका जो फाइनेंशियल बिल है या अप्रोप्रिएशन बिल है कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है ताकि बजट अपना स्वरूप ले सके। उसके बाद हम बात करेंगे 2023-24 के मुख्य बिंदुओं की, बजट में क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रही, बजट किस चीजों को दर्शाता हुआ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत आगे काफी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सबसे पहला कुछ प्रश्न आपके मन में यह आता होगा कि भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया। सबसे पहला बजट किसने पेश किया? तो ये पेश किया था जॉन विल्सन ने। जॉन विल्सन ने कब किया था? 1860 में। 1860 में। आप सभी जानते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, मतलब ब्रिटेन का शासन था भारत पे। ठीक है, तो इस बजट पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कब जो है चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ, किस एक्ट से अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट 1892 से। ये जो है, ये जो फैक्ट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीएससी में भी पूछा जा चुका है। इनफैक्ट 2003 का ये प्रश्न भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिपब्लिक इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट, पहला बजट किसने पेश किया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहला बजट पेश किया था वो थे षडमुखम षडमुखम शेट्टी। किसने पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में? षडमुखम शेट्टी ने। षडमुखम शेट्टी ने इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, अब रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? तो रिपब्लिक इंडिया का यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मिथाई ने। जॉन मिथाई ने। जॉन मिथाई ने कब किया था? रिपब्लिक इंडिया का। ठीक है, जॉन मिथाई ने किया था। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया है? तो उन्होंने पेश किया है 10 बार। 10 बार। पहली महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आंशिक टर्म की, मतलब अल्पकालिक वित्त मंत्री थी। ठीक है, अगर यही चीज कहा जाए कि पूर्णकालिक कौन सी महिला रही है जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री रही है और उन्होंने बजट पेश किया है, तो वो है हमारी करंट जो है, करंट वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी तक 5 बार, 5 टाइम्स बजट पेश किया है। 5 टाइम बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इस चीज से रिलेटेड। 5 टाइम बजट पेश किया है। और अब जो देखते हैं हम कि कुछ और फैक्ट आपको पता होगा कि रेलवे बजट जो है पहले अलग से पेश हुआ करता था। ठीक है, तो रेलवे बजट यूनियन बजट से सेपरेट कब हुआ, कब अलग किया गया? तो ये किया गया था 1924 में, सेपरेट किया गया था। ठीक है, सेपरेट किया गया था
पहली बार बजट 1924 में, तो रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाने लगा, ठीक है। लेकिन रेलवे बजट को अलग से पेश इसलिए किया जाने लगा था क्योंकि उस समय रेलवे रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट था। इस समय रेलवे रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रेलवे बजट पेश किया था जॉन मथाई ने, ठीक है। और रिपब्लिक इंडिया का NSG आयंगर ने। फिर से देख लीजिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने किया था? जॉन मथाई ने। और रिपब्लिक इंडिया का NSG आयंगर ने। 21 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि रेलवे बजट को फिर से मर्ज कर दिया जाएगा यूनियन बजट में। मतलब कि सेपरेटली रेलवे बजट नहीं पेश किया जाएगा, ठीक है। 2017 से जो है ये शुरू हो जाता है। 2017 में रेलवे बजट का यूनियन बजट में मर्जर कर दिया जाता है, एक साथ पेश किए जाते हैं। 21 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है और 2017 में रेलवे बजट यूनियन बजट से अलग हो जाता है। और 2016 का रेलवे बजट जो कि आखिरी इंडिपेंडेंट रेलवे बजट है मर्जर से पहले का, तो उसको पेश किया है सुरेश प्रभु ने। किसने पेश किया है? सुरेश प्रभु ने रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे, सुरेश प्रभु। अब कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को के लिए जो प्रोविजन किया गया वो कब से किया गया? 1964 में जो इकोनॉमिक सर्वे की बात है उसको यूनियन बजट से 24 घंटे पहले पेश किया जाने लगा 1964 से। कब से ये परंपरा चली? 1964 से, ठीक है। अब देखते हैं, एक और चीज देखते हैं कि हमारा जो बजट है वो एंड ऑफ द फरवरी पेश किया जाता था। इस चीज से हमें क्या दिक्कत होती थी कि जब हमारा बजट पास होता था तो जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो 31 मार्च तक हमारा जो है बजट पास नहीं हो पाता था। तो उस समय जो है फंड को एडवांस देना पड़ता था, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने में काफी कठिनाइयां होती थी। तो इस चीज को कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए, पूरी सिस्टम पे जो बर्डन होता था उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, ठीक है। तो जब 1 फरवरी को ये कब से पेश किया जाने लगा? तो ये पेश किया गया जो है हमारा 2017 में 1 फरवरी को बजट आने लगा। 1 फरवरी को बजट आने लगा। तो 2017 में ये जो 1 फरवरी की परंपरा है वो लागू हुई। किसने 1 फरवरी को पहला बजट पेश किया? तो वो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हमारा पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ? 1 फरवरी 2021 को। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। निर्मला, जो कि आपने देखा कि ये कुछ फैक्ट्स हैं कि 1964 में इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन बजट से 24 घंटे पहले पेश किया जाने लगा, ठीक है। 2017 में 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा। 1 फरवरी को पहला बजट पेश किया था अरुण जेटली जी ने। आपको मैं बता चुका हूं कि 1 फरवरी को क्यों हुआ था, क्योंकि जो एडिशनल ग्रांट उनको, मतलब जो एक्स्ट्रा
पैसा दिया जाता था, उसको एडजस्ट करने के लिए काफी ज्यादा लोड बढ़ जाता था हमारी मशीनरी पे। उसको कम करने के लिए ये प्रोसेस किया गया कि एंड ऑफ द फरवरी से 1 फरवरी को बजट शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस, ये याद रखिएगा, पेपरलेस बजट पेश किया, यानी डिजिटल बजट पेश किया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की, कि किस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है या बताया गया है कि कैसे बजट को लाया जाएगा, कैसे उसे फॉलो अप किया जाएगा, कैसे उसे पास कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट जो वर्ड है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया है। उसकी जगह उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बात करता है वो है हमारा आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। कि कौन बात करता है? आर्टिकल 112 किसकी बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं कि बिल को, जो बजट है उसको लाने का प्रोसेस क्या होता है। बजट को लाने का प्रोसेस होता है, पहला होता है कि पहले हम उसको प्रेजेंटेशन होता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, पहला तो आपका ये प्रेजेंटेशन होता है, फिर अब प्रेजेंटेशन हो गया तो क्या होगा? जनरल डिस्कशन होता है, फिर जो है जनरल डिस्कशन के बाद क्या होगा? पासिंग ऑफ, फिर होगा आपका ग्रांट पे बात होगी। ठीक है, ग्रांट पे बात होगी, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल होगा, लास्ट में पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल होगा। अब आप ये देखिए, आपने दो चीजें यहां नहीं सुनी, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल किस चीज के लिए होता है? ये होता है सरकार के खर्चे के लिए, जो पैसा निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए ये बिल होता है। ठीक है, यहां हम पैसे की आमद की बात करते हैं, यानी आने की बात करते हैं, टैक्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट की और रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। तो विड्रॉवल के लिए कौन सा बिल होता है? एप्रोप्रिएशन बिल। और जो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स जनरेशन या रेवेन्यू जनरेशन की जो बात होती है वो होती है फाइनेंस बिल में। ठीक है, तो फाइनेंस बिल में अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि वोट ऑन अकाउंट एक वर्ड होता है, वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट ये होता है, मान लीजिए कि आपको कहा गया कि घर में कि बजट बनाए। ठीक है, आपको कहा गया कि आपको 10,000 खर्च करने का बजट बनाना है, लेकिन 15 तारीख तक बनाना है। तो आप क्या हुआ कि बजट बनाते बनाते आपने 20 तारीख कर दी। तो ये जो 15 से 5 तारीख का जो आपका समय है, उसके लिए आपको क्या कहा कि चलिए अच्छा आपको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो बाद में आप उसको बजट में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो जो पैसा एडवांस मिलता था, जो क्योंकि एंड ऑफ द फरवरी जो बजट पेश होता था, उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स को एडवांस दिया जाता था पैसा फॉर रनिंग के लिए, तो वो होता था वोट ऑन अकाउंट। ये जो प्रोसीजर है ये 2017 के बाद बंद हो गया, इसका यूज नेग्लिजिबल हो गया वोट ऑन अकाउंट का। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के बाद आप देखते हैं जर्नल डिस्कशन जो होगा हमारा, ये प्रेजेंटेशन हो गया, जर्नल डिस्कशन 3 से 4 दिन के भीतर कर लिया जाता है, जो भी जर्नल डिस्कशन है वो कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिमांड ऑन ग्रांट्स की। ठीक है, तो ग्रांट की बात करते हैं।
क्या होता है ग्रांट की डिमांड के लिए? तो डिमांड ग्रांट जो है वो बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट पेश किया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रांट जो होता है ये डिमांड होती है डिपार्टमेंट की, डिमांड्स होती है डिपार्टमेंट की ऑफ डिपार्टमेंट। ग्रांट्स कब बनती है, जो डिमांड होती है वो ग्रांट्स कब बनती है? जब पास्ड बाई पार्लियामेंट हो जाती है, पास्ड बाई पार्लियामेंट हो जाती है। इस डिमांड को ग्रांट बनाने के लिए जो टाइम तय है वो है 26 डेज। 26 डेज के अंदर डिमांड और डिपार्टमेंट को पार्लियामेंट को पास करना होता है ताकि वो ग्रांट बन जाए, ग्रांट सैंक्शन हो जाए, ठीक है। और ये ओनली जो ये सिस्टम है, ये जो किया जा रहा है, ये परफॉर्म होगा कहां पे? लोकसभा में, लोकसभा में। इसके लिए ये सिर्फ परफॉर्म होगा लोकसभा में, डिस्कशन सारी चीजें ये लोकसभा में होंगी, ठीक है। 26 डेज के अंदर इसे पास कराना होता है। अगर ये सारी चीजें मान लीजिए सारा डिस्कशन 26 डेज में नहीं हो पाया है तो लास्ट दिन एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसको गिलेटिन कहते हैं। गिलेटिन क्या होता है? गिलेटिन एक तरीके से बिना देखे पास किया होता है, विदाउट डिस्कशन को पास करना होता है, मतलब पास द बिल विदाउट डिस्कशन। गिलेटिन का ये वर्ड याद रखिएगा, ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया कि गिलेटिन क्या होता है, ठीक है। तो गिलेटिन यूज होता है, उसके बाद इसे राज्यसभा को भेज दिया जाता है, राज्यसभा को भेज दिया जाता है। राज्यसभा को, अब आप ये भी सोच रहे होंगे गिलेटिन जब विदाउट डिस्कशन हो गया तो उसके लिए यहाँ स्टैंडिंग कमिटीज होती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डीप पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ स्टैंडिंग कमिटीज होती है हर डिपार्टमेंट के पास, जो कि है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती है जिसमें कि 31 मेंबर्स होते हैं, ये भी उसी का पार्ट है। तो यहां से डिपार्टमेंट जो भी मतलब जो रह गया होता है वो ये मॉनिटर करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। फिर राज्यसभा को एज अ मनी बिल भेज दिया जाएगा। मनी बिल में बाउंडेड होती है 14 डेज के लिए राज्यसभा, 14 डेज के लिए बाउंडेड होती है और 14 डेज में इसको अगर ये पास करती है, जो भी सजेशन देती है, मान लिया 14 डेज बाद इसको मान लिया जाता है कि ये पास हो गई, पास हो गया, ठीक है। फिर अब हमारा यही जो ग्रांट्स मिलके एप्रोप्रिएशन बिल बन जाते हैं, ये सारे ग्रांट्स मिलके एप्रोप्रिएशन बिल बन जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट फाइनेंशियल बिल की बात होती है, सेकंड आ जाता है भाई, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया। अब फाइनेंशियल बिल की बात होती है। फाइनेंशियल बिल में आपको दो चीजें बस याद रखनी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं उसमें याद रखनी है। इसमें दोनों के मतलब इसमें तो देखा जैसे अप्रोप्रिएशन बिल में हमारे पास क्या था कि लोकसभा के पास पावर ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बिल जो है इसमें पावर सेम होती है लगभग दोनों की, क्योंकि फाइनेंशियल बिल टैक्स की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 265 कहता है कि नो पार्टिसिपेशन नो टैक्सेशन, मतलब आप किसी प्रकार का लेवी जो टैक्स है वो तभी लगा सकते हैं जब आप पार्टिसिपेशन दे रहे हो। तो इसीलिए यहां पे सेम पावर दे रखी है किसको? लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है। चलिए आर्टिकल 265 हो गया हमारा। तो अब जो है अब हम देखते हैं कि फिर ये सिंपल प्रोसेस है कि जैसे कोई सिंपल बिल पास किया जाता है इसको वैसे पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे मुख्य बिंदु पे यानी 2023-24 के बजट पे आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए 100 आर्टिकल 108 जो है ये ज्वाइंट सेशन का होता है, ज्वाइंट सेशन का होता है,
ठीक है। आर्टिकल 109 जो है स्पेशल प्रोविजन है जो कि मनी बिल का। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल है। 112 तो आपको पता ही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और उसके बाद आर्टिकल 117 ये आपका है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस साल के बजट में क्या नया रहा, क्या विजन था उसके पीछे, क्या चीजें थी, ठीक है। तो क्या चीजें थी और क्या ही विजन लेके चला है गवर्नमेंट ने। तो आपको ये पता होगा कि 2022 से 2047 को अमृतकाल के रूप में माना गया है, ठीक है। इस समय 2022 में इंडिया 75 था, इंडिया एट द रेट 100। हम इस टाइम पीरियड के बीच में है, और ये जो हमारा बजट आया है, यानी बजट जो हमारा आया है 2023-24 का, ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये अमृतकाल का पहला बजट है, ध्यान रखिएगा। अमृतकाल का पहला बजट 2023-24 का बजट है, ठीक है। और जो हमारा विजन है अमृतकाल के लिए, विजन जो है वो क्या है, विजन फॉर अमृतकाल, काल के लिए क्या है, वो है empowered and inclusive economy। empowered and inclusive economy। इस बार का बजट 3 मुख्य बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहला कौन सा, युवा वर्ग के लिए विशेष ध्यान देते हुए रोजगारों के नए अवसरों का सृजन, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है उनको, यूथ के लिए। सेकंड, रोजगार के लिए वृद्धि, रोजगार में फिर से वृद्धि करनी है, रोजगार में वृद्धि एक टारगेट रहेगा। और सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण का, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम इस पे बात करते हैं, और इस बार का जो हमारा बजट का मॉडल है वो है सप्तऋषि मॉडल। इस बार का बजट हमारा सप्तऋषि मॉडल को फॉलो करता है, जो कि हमारे अमृतकाल के लक्ष्य को, यानी एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी की ओर हमें अग्रसर करता है। तो चलिए देखते हैं कि सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि मॉडल क्या है। चलिए देखते हैं सप्तऋषि मॉडल को, ठीक है। सप्तऋषि मॉडल में क्या क्या रहा, ठीक है। तो हमारा अमृतकाल, इसको साइकिल कर लेते हैं। सबसे पहले समावेशी विकास की बात की गई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। सेकंड जो है हमारा रीचिंग द लास्ट माइल, यानी अंतिम छोर तक पहुंचने की बात की गई है। थर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी अवसंरचना और निवेश के बारे में बात की गई है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। उसके बाद अनलीजिंग द पोटेंशियल, यानी क्षमता को उभारने की बात की गई है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद ग्रीन ग्रोथ, यानी हरित विकास की बात की गई है, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है।
यूथ को पावर देने की बात की गई है, यानी यूथ एम्पावरमेंट की बात की गई है। और फाइनेंशियल सेक्टर्स को एम्पावर्ड करने की बात की गई है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को एम्पावर्ड करने की बात की गई है। ये हमारे टारगेट हैं सप्तऋषि मॉडल। ये हमारा सप्तऋषि मॉडल है जिसमें कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास की बात करते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल अंतिम छोर तक पहुंचने का की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट यानी अवसंरचना और निवेश की बात करते हैं, अनलीजिंग द पोटेंशियल यानी क्षमता को डेवलप करना यानी उभारने की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, हरित विकास की बात करते हैं, और यूथ को पावर देने की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स को एम्पावर्ड करने की बात करते हैं। अब जो है हमने ये देखा कि सप्तऋषि मॉडल है, सप्तऋषि मॉडल के ये 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कि इसमें इंक्लूसिव जो समावेशी विकास है हमारा, उसका मेन मोटो है सबका साथ सबका विकास। तो हम चलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ देखने के लिए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसमें है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, और हमारा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। अब एग्रीकल्चर को देखा जाए तो इसमें क्या क्या स्कीम अनाउंस की गई हैं वो चीजें देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बात की गई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, इसका ये फार्मर सेंट्रिक है और इस ये जो है इनहेंस टू क्रॉप पोजीशन ऑफ फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए, इसको डिजिटलाइजेशन में लाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी फंडिंग की बात की गई है एग्री स्टार्टअप्स को, एग्री स्टार्टअप फंडिंग की बात की गई है जिसमें कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप करें। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं एग्री क्रेडिट की। एग्री क्रेडिट में इस साल बजट है 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है उसके अंतर्गत एक इसकी सब स्कीम दी गई है जो कि पीएम मत्स्य संपदा योजना है जिसमें उसके लिए स्पेशली 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया गया है और ये 6000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है ये किसको दिया गया है? ये फिशरीज को दिया गया है। फिशरीज से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं वेंडर्स को दिया गया है और जो एमएसएमई इस फिशरीज मार्केट से जुड़ी हुई हैं उनके लिए 6000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर भी एक इंक्लूडेड है इसमें। हॉर्टिकल्चर के लिए एक स्कीम है, हॉर्टिकल्चर के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लाया गया है जो कि जिसके लिए एलोकेट किए गए हैं 2200 करोड़ रुपए, सॉरी 2200 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मिलेट्स पे आपको फोकस करना है क्योंकि 2023 को मिलेट्स ईयर के नाम से प्रमोट किया गया है। मिलेट्स, अब मिलेट्स में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, ज्वार बाजरा रागी प्रमुख रूप से। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक होल्डर है। किसमें? प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक होल्डर है और एक्सपोर्ट में सेकंड रैंक होल्डर है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को की बात की गई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बात की गई है कि सहकार से
समृद्धि। इसमें इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि 5 साल में जितने भी अंडर कवर्ड एरियाज हैं, अंडर कवर्ड विलेज रह गए हैं, जिनको कवर नहीं कर पाया गया है, उसे 5 साल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कवर किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे एजुकेशन पे हम आ जाते हैं। एजुकेशन पे क्या है? एजुकेशन में हमारा टारगेट है जो टीचर्स को डाइट पे उनकी जो ट्रेनिंग है उसको रिवैम्प्ड करने का, उसका पुनरुद्धार करने का, ताकि वो ज्यादा डिजिटलाइज्ड ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट जो है लाइब्रेरीज को डिजिटल करने की, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बारे में कहा गया है कि चिल्ड्रन और जो एडोसेंट के लिए है उसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप किया जाए। ठीक है। सेकंड, थर्ड जो बात हुई है वो ये हुई है कि पंचायत और वार्ड स्तर पर जो है पुस्तकालयों का, फिजिकल पुस्तकालयों का व्यवस्था करने की बात की गई है एजुकेशन के पे। ठीक है। अब हेल्थ पे बात करते हैं। ये मेन पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या बात की गई है एजुकेशन पे? हम बात कर रहे हैं एजुकेशन पे 3 पॉइंट हमने देखे कि टीचर्स की जो डाइट पे ट्रेनिंग है उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिसका सेटअप किया जाएगा। ठीक है। थर्ड, पंचायत और वार्ड स्तरों पर जो है फिजिकल लाइब्रेरीज की स्थापना की जाएगी। ठीक है। हेल्थ में हम देखते हैं पहला जो बड़ा अनाउंसमेंट है 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है। नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्किल सेल एनीमिया का हमने एलिमिनेशन टारगेट ईयर रखा है। मिनिशन टारगेट ईयर रखा है 2047 को, 2047 को। ठीक है। अब स्किल सेल एनीमिया क्या होता है? जिसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होता है, वो गोल होता है। तो इसमें क्या है, ये हसिया आकार का या कहा जाए जो क्रिसेंट मून होता है उसकी साइज का हो जाता है। ठीक है। और न्यू आरबीसीज होते हैं वो नहीं फॉर्म हो रहे होते हैं, वो नहीं बनते हैं। तो ये जो है स्किल सेल एनीमिया है, और इस एनीमिया का एलिमिनेशन ईयर जो है 2047 हमने टारगेट किया है। ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये ट्राइबल एरियाज की प्रॉब्लम है। स्किल सेल एनीमिया जो है ये ट्राइबल एरियाज की प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे रीचिंग द लास्ट माइल की। रीचिंग द लास्ट माइल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें रही हैं। ठीक है। रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंचने में हमने क्या क्या प्रयास करने हैं। ठीक है। जिसमें कि आप ये देखिए कि सबसे पहले पीएम पीजीटीवी के लिए 1500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ को दिया गया है 3 साल तक लगातार। तो 3 साल में इंप्लीमेंट करना है पीजीटीवी के लिए, जो है इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को। पीजीटीवी क्या है, अब ये ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें पीजीटीवी में डाला गया है। और ये क्या, इसके लिए डेवर कमेटी ने इसे प्रिफर किया था 1973 में। डेवर कमेटी, याद रखिएगा, डेवर कमेटी ने किया था। और
75 पीजीटीवी ग्रुप्स हैं। सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो उड़ीसा में, मैक्सिमम नंबर उड़ीसा में है। ठीक है, तो इनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप इनको आदम जो होते हैं, जो कि बिल्कुल भी मेन लाइन मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े होते हैं, वो जो जनजातियां हैं, आदम जनजातियां हैं, उन्हें पीजीटीवी ग्रुप में रखा गया है और उनके पुनरुद्धार के लिए 15,000 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं, जो कि 3 साल में खर्च किए जाने हैं। उनका टारगेट 3 साल का है। ठीक है, अब उसके बाद की बात करते हैं। कर्नाटक में भद्रा, ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5300 करोड़ यानी सूखा निपटाने के लिए 5300 करोड़ का कर्नाटक को सैंक्शन हुआ है। किससे निपटने के लिए? सूखे से निपटने के लिए। और एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, भारत श्री प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। भारत श्री, तो ये जो प्रोजेक्ट है भारत श्री, ये पांडुलिपियां, जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया है कि 1 लाख के करीब जो पांडुलिपियां हैं प्राचीन, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। रीजन भी ऐड किया गया है कि जो पीएम आवास योजना है, आवास योजना उसमें 66% का इंक्रीमेंट किया गया है। उसका बजट जो है 79,000 करोड़ है। उसका बजट जो है 79,000 करोड़ है। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु, सप्तऋषि प्लान के तीसरे बिंदु, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अवसंरचना और निवेश की बात करेंगे। ठीक है, तो पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने की किया गया है, 10 लाख करोड़ किया गया है, जो कि एस्टिमेटेड जो है वो है 4.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए 50 इयर्स नॉन इंटरेस्टेबल जो लोन था स्टेट के लिए, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और उसके लिए जो है 1.3 लाख करोड़ की को और जो बजट है उसको इनहेंस कर दिया गया है फॉर ओनली दिस पर्पस। ठीक है, फॉर ओनली दिस पर्पस। अब आप जो इस साल का सबसे बड़ी चीज रही, रेलवे बजट, जो कि 9 टाइम रेलवे बजट जो है 2014 का 9 गुना था, 9 टाइम्स था। इस बार इसे 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देते हुए जो है 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया, जो कि जो है आपका रेल, रोड माइंस से रिलेटेड थी। उसके साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, जो कि मैनेज किया जाएगा नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ठीक है, नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक द्वारा जिसको मैनेज किया जाएगा टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज में बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूआईडीएफ को 10,000 करोड़ ईयरली बेसिस पे देने के प्राविधान किया गया है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे देने का प्राविधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनलीजिंग द पोटेंशियल की, यानी समावेशी क्षमता को उभारने की, अनलीशिंग द
पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे लीजिंग द पोटेंशियल की, यानी क्षमता को उभारने के लिए हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहली बात तो हम क्षमता को उभारने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे जो जो हमारी एमएसएमईज है या फिर कंपनीज है उनका विश्वास बनाए रखना है। तो उसके लिए हम करेंगे, जो प्रोविजन किए गए हैं वो रिड्यूस्ड कंपनीज कंप्लायंसेस एंड जन विश्वास बिल। तो इसके लिए हमने डिस्प्यूट्स कई 39 कंप्लायंसेस को रिड्यूस कर दिया है कि वो अब लीगल ऑफेंसेस नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, डिक्रिमिनलाइज किया गया है उसको अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। टू फर्दर द बेस ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जन विश्वास बिल, जो कि 42 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड करके लाया गया है, ठीक है। तो जन विश्वास बिल में कितने सेंट्रल एक्ट अमेंड हुए हैं, 42 एक्ट अमेंड हुए हैं। और ये जो हमारा विश्वास इन पे बनाए रखने के लिए 39,000 जो कंप्लायंसेस को रिड्यूस कर दिया गया है। मोर देन 3400 लीगल प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अंडर द अमेंडमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो चीज हुई है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, इंडिया के तहत, ठीक है। मेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के तहत इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाएगा इस तरीके से कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सीलेंस सेंटर बन सके, ठीक है। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई गई है, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई गई है। डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग, डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग में क्या है कि उसमें हिसाब रखा जाएगा एमएसएमईज का और जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कंपनी ट्रांजेक्शन्स हैं, ताकि उनको लोन बारोइंग में और सारे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए ईज हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स को इजियर किया जाएगा। ई कोर्ट को फेज 3, ई कोर्ट का जो फेज 3 है उसे लागू किया जाएगा, ई कोर्ट को फेज 3 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 3 ऑफ ई कोड को इफेक्टिव लॉन्च किया जाएगा फेज 3 को। क्यों? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पे फिर इसके साथ अनलीजिंग पोटेंशियल में एक पॉइंट रह जाता है हमारा जो कि बहुत ही मेन है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए वर्क करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी में वर्क करने के जो एप्स हैं जो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि 5G टेक्नोलॉजी में वर्क करें, उसके लिए 100 लैब्स डेवलप की जाएंगी इंस्टीट्यूशंस में, बेसिकली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में 100 लैब्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद अपने अगले पॉइंट पे बात करेंगे जो कि है ग्रीन ग्रोथ, यानी हरित विकास की बात करेंगे, हरित विकास। अब हम बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ की, तो चलिए ग्रीन ग्रोथ पे बात करते हैं कि हरित विकास के लिए क्या बात हुई है। तो हरित विकास के लिए जो हमारा ग्रीन ग्रोथ पे जो बात हुई है वो ये है कि 19,700 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं किसके लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। इसके तहत हमारा टारगेट है 2030 तक 5
MMT यानी मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन का। ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है गोबर स्कीम की, गोबर धन स्कीम, वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ, वेल्थ की बात होती है जिसमें कि 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 300 कम्युनिटी डस्ट मेड बेस्ड प्लांट हैं बनाने के लिए। बात हुई है गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ की। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज जो है भारतीय प्राकृतिक खेती के लिए, भारतीय प्राकृतिक खेती की बात होती है जिसमें जो रासायनिक उर्वरक है उसमें उसका कम उपयोग करना, नैनो जो फार्मिंग जो है उसका ज्यादा उपयोग करना, और 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ना है, 1 करोड़ किसानों से को इससे जोड़ने की बात हुई है। उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड मेकिंग नेटवर्क को डेवलप करने की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूथ पावर। यूथ पावर की बात करेंगे तो यूथ पावर के लिए क्या क्या किया गया है। अमृतकाल यूथ है ये, इस टाइम पे जो यूथ पावर है वो हमारा अमृतकाल यूथ है। ठीक है। ये अमृतकाल का यूथ है। तो इनके लिए सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 वर्जन लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करता है। किसमें? एआई में, रोबोटिक्स में और डिजिटलाइजेशन में, 3D प्रिंटिंग में और ड्रोन्स में। ठीक है। उसके सेकंड अगर देखा जाए तो एक है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसके तहत 47 लाख लोगों को स्टाइपेंड अप्रेंटिस दी जाएगी 3 सालों में, 3 इयर्स में 47 लाख लोगों को जो है स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। टूरिज्म को बूस्ट करता है, कि बूस्टिंग की बात करता है, जिसमें कि 50 प्लेसेस जो हैं वो चुने गए हैं जिसके लिए जो है पैकेजेस का निर्माण, ये सारी चीजें की गई हैं। और उसके साथ साथ एक जो मेन यहां पे आपको दिखेगा वो है यूटिलिटी मॉल की बात करता है, यूनिटी मॉल की बात करता है। तो यूनिटी मॉल में क्या है, अब आप ये समझिए यूनिटी मॉल में क्या है। ये ODOP की बात करता है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्लस जितने जीआई टैग्स मिली हुई वस्तु है उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक जगह पे लाके बेचने की व्यवस्था, एक जगह पे उपलब्ध कराने की व्यवस्था को के लिए जो मॉल बनाया जाएगा उसकी बात करता है, यूनिटी मॉल बनाने की बात करता है। तो ये यूथ पावर की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल, जो वित्तीय बातें हैं,
देखते हैं फाइनेंशियल जो बात हुई थी फाइनेंस में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है अमृतकाल का टाइम है। तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम एक स्कीम देखते हैं जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की स्कीम है जिसमें 2 लाख रुपए का कैप है, जिसमें फिक्स्ड 7.5 फिक्स्ड 7.5% 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स 7.5 का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये प्रोवाइड की जाएगी 2025 तक। ठीक है, ये वुमेन्स और गर्ल्स के लिए है, वुमेन और गर्ल्स के लिए है। उसके बाद हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन की जो डिपॉजिट लिमिट थी वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है, 30 लाख कर दी गई है। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन की मंथली इनकम स्कीम थी, MIS था, उसमें जो लिमिट थी वो 4.5 लाख इंडिविजुअल की थी, उसको बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। और जो ज्वाइंट की थी उसको 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया है ज्वाइंट अकाउंट को। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई है। उसके साथ साथ एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी, तथा सेटअप करना है सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को, सेंटर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को का सेटअप किया जाएगा। तो ये हमारे सप्तऋषि के प्राविधान थे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली कुछ और चीजों पे जो कि सीधे फैक्ट बेसिस हैं। तो चलिए देखते हैं, ये था। अब हम देखते हैं कि एग्जेम्पशन को, जो इंडिविजुअल टैक्स एग्जेम्पशन है, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। और नए टैक्स स्लैब लाया गया है जो कि 5 स्टेज टैक्स स्लैब है। इससे पहले टैक्स स्लैब जो था वो 6 स्टेज था। तो आप देखिए, और जो छूट है, जिसपे टैक्स की छूट है, वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। तो ओल्ड टैक्स एक बार हम देख सकते हैं, और न्यू जो लाया गया है उस पे देखते हैं क्या 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 अंतर है। तो नील 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। ठीक है, तो नील जो है अब क्या है, लेस देन 2.5 लाख था पहले, अब लेस देन 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। ठीक, और उसके बाद 2.5 से 5 लाख पे 5%, अब ये हुआ है 3 से 6 लाख, 3 to 6 तक। ठीक है, 5 to 7.5 तक 10% था, ये 6 से 9% पे 10% है। 7.5 से 10% तक जो है 15% था, यहां पे 9 to 12 लाख को 15% कर दिया गया है। 20% की बात करें, 10 से 12 था, और ये 12 से 15 कर दिया गया है। और यहां 12 से 15 जो था 25% था, यहां पे ये टैक्स रिजीम यहां से हटा दिया गया है। अब अप टू 15 जितना भी है, अप टू 15 जितना भी है उसको 30% में ला दिया गया है, और ये 15 से अबव जो था वो 30% में ला दिया गया है। तो ओल्ड वाले में से ये 25 का स्लैब हटा दिया गया है। ठीक है, ये नए वाले में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की, क्या रहा रिवाइज एस्टिमेट, क्या रहा और क्या टारगेटेड है उसको लेके, और यूटिलाइजेशन ऑफ जो फंड है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसको कहां कहां हम खर्च करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट जो हमारा एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड है फिजिकल डेफिसिट,
6.4% जीडीपी का, 6.4% जीडीपी का है, जो कि 2023-24 में 5.9% रहने की संभावना है, अनुमानित है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि 2025-26 में इसे 4.5 तक लाएंगे। कितने परसेंट? 4.5% ऑफ जीडीपी तक लाएंगे। अब देखते हैं कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है तो वो कहां करेंगे हम। तो रिप्लेसिंग ऑफ जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट के पास जो व्हीकल्स हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा, अर्बन प्लानिंग पे खर्च किया जाएगा, उसके साथ लोकल एलिजिबल म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इतनी म्युनिसिपैलिटीज को इतना एलिजिबल बनाया जाएगा कि वो अपने बॉन्ड्स को रन करा सके। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ फॉर हाउसिंग फॉर पुलिस पर्संस के लिए हाउस की व्यवस्था की जाएगी, यूनिटी मॉल्स को बनाया जाएगा। इस तरीके से हम जो है एसेट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसी के लिए साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पता होना चाहिए कि जो है स्टेट को फिजिकल डेफिसिट जो है 3.5 ऑफ जीएसडीपी की कैप लगाई गई है कि इससे ज्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए स्टेट के लिए। ठीक है, और 0.5% का इसमें एडिशन दिया गया है पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर के लिए, किसके लिए? पावर सेक्टर के लिए स्टेट को 0.5% का एडिशन दिया गया है। तो ये था हमारा यूनियन बजट। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।